नमस्कार, स्वागत आप सभी का और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार को हम सब ने धनतेरस मनाया। अब दिवाली देश के कई हिस्सों में नॉर्थ में ख़ास तौर से लोग सोमवार को मनाने वाले हैं। कुछ जगहों पर मंगलवार को मनाई जाएगी और मंगलवार को शेयर बाज़ार में भी मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो बाज़ार भी मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो मंगलवार को कर रहा है। तो जो लोग जब भी मनाएं, हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते आए हैं और हर हफ्ते एक विशेष मेहमान के साथ आने वाले समय की रणनीति बनाते हैं। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। धनतेरस जा चुका है, दिवाली आ चुकी है और सबसे बड़ी बात कि लक्ष्मी माता जो है वो पुल पर सवार होकर के आई हैं और जिस तरीके की रिकवरी हमने देखा बीते हफ्ते में देखने को मिली है, उम्मीद जग गई है कि शायद ये संवत जो है, आने वाला साल जो है वो उस नई उम्मीदों के साथ जो है बढ़े आगे। और किस तरह की चाल रह सकती है, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, अब अगले साल से क्या उम्मीदें रख सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीकांत चौहान जी का तालियों के साथ स्वागत है। श्रीकांत सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और दिवाली पर हो सकता है आपसे मुलाकात ना हो पाए ऑन एयर भी, तो अगर मुलाकात होती तो बहुत अच्छी बात है। आपको अभी से आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बीता हफ्ता काफ़ी शानदार रहा सर। क्या कुछ उम्मीदें हैं सर आने वाले हफ्तों से? उसके बाद थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। तो धन्यवाद विपुल जी। और सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरे टीम को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और ये आने वाला जो हमारा नया साल है वो हमारे लिए इतना ही सुखकारक रहे जितना सुखकारक अभी पिछले 4 या 5 दिनों से मार्केट हुआ है। वाह। मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली की है और ऐसी रैली मार्केट में चलती रहे, बस हम इसी की शुभकामनाएं और कामनाएं करेंगे। थैंक यू सर। अब मेरा पहला सवाल ये है सर कि इस तरह की रैली मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, जिस तरीके से रैली देखने को मिली बीते एक हफ्ते में। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी की सिचुएशन जो है, क्योंकि साल भर हमने देखा कि ज़्यादातर समय एफआईएस की नाराज़गी जो है वो देखने को मिली है। बीते 4-5 दिनों में खासतौर से हमने थर्सडे को सेशन में देखा कि एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी बाइंग की, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई थर्सडे को दिखाई दी। इसके अलावा कैश में भी थोड़ी खरीदारी के नंबर्स देखने को मिले। क्या ये अगले साल दिवाली के बाद अब एफआईएस लौटते हुए दिखाई देंगे, या आपको लगता है कि नहीं ये एक क्षणिक मामला है और बीच बीच में थोड़ी सी खरीदारी करते हैं, उससे फिर 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेच के जाते हैं? लेकिन अभी तक जो अक्टूबर का महीना बहुत पेनफुल नहीं दिखाई दिया, जो बीते 2-3 महीनों से बिकवाली चल रही थी। आपकी एक्सपेक्टेशन एफआईएस के फ्रंट पर क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही सवाल पूछा है, क्योंकि जितने भी हमारे क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उनकी भी रिक्वायरमेंट यही होती है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एफआईएस इतनी लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं। और ये लगातार बिकवाली होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो हमारे अर्निंग्स थे वो हमारे वैल्यूएशंस को मैच नहीं कर रहे थे। तो अगर आप पिछले साल के अर्निंग्स को देखें और वैल्यूएशंस को देखें तो हमारे वैल्यूएशंस 20 के आसपास टिके हुए थे, क्योंकि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा था। मार्केट में एक बार करेक्शन आया था और जब ये टैरिफ की बातें हुई थी तब मार्केट बड़ा करेक्ट हुआ था। लगभग हमने ये साल यानी कि पिछले साल में 17% का ड्रॉ डाउन देखा था। तो हायर लेवल से लोअर लेवल्स जब मार्केट में करेक्शन आया था वो लगभग 17-18% का था। और 20% के आसपास का करेक्शन मोस्टली बेयर मार्केट में आ जाता है। तो एक हमने एक बेयर रैली डेफिनेटली मार्केट में देखी थी, लेकिन क्विकली उस पर्टिकुलर रीजन को कवर करते हुए मार्केट ने वापस से रिकवरी कर ली। और उसके बाद पिछले 3-4 महीने से मार्केट एक ही रेंज में रहा और वो रेंज थी 25,500 और 24,500 की। अब इवेंचुअली मार्केट ने इस रेंज को क्रॉस इसीलिए किया है क्योंकि एक लंबा वक्त निकल गया। पिछले अक्टूबर में हम 26,000 पे थे, मार्केट में करेक्शन हुआ और इस अक्टूबर में आप देखें तो हम वापस 26,000 के काफी नजदीक आ चुके हैं। लेकिन ये पूरे साल में रिटर्न्स जीरो के बराबर के थे और ये पूरा साल काफी चैलेंजिंग था इन्वेस्टर्स के लिए। इवन दो हमने बड़ा करेक्शन मार्केट में नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये साल काफी चैलेंजिंग था इन्वेस्टर लोगों के लिए, क्योंकि जहां पे इन्वेस्टमेंट्स थी वहां पे रिटर्न्स नहीं दिखे थे। इनफैक्ट अभी तक रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी अर्निंग्स जो है वो आने वाले साल को, यानी कि जो 27 ईयर्स को छोड़ के, 2027 को छोड़ के 2028 के फाइनेंशियल ईयर को डिस्काउंट करने लगेगा।
और अगर आप 2028 के अर्निंग्स को देखें तो वो 1450 के एक्सपेक्टेड है। निफ्टी की ईपीएस 1450 एक्सपेक्टेड है। अगर मैं 1450 की ईपीएस लेता हूं और अगर मैं आज से उस पर्टिकुलर अर्निंग्स को अगर डिस्काउंट करने की कोशिश करता हूं तो मैं 17 टाइम्स पे आ जाता हूं, जो एक रिजनेबल लेवल है। और इसी वजह से एफआईएस की खरीदारी शुरू हुई है और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। और जैसे अभी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है मार्केट में, आई एम श्योर इक्वली एग्रेसिव नेचर के साथ वो इक्विटी मार्केट में भी बहुत बड़ी पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि एफआईएस की बिल्कुल वापस एक मैं कहूँगा कि रिटर्न एफआई हो सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ठीक सर। तो एफआईएस की खरीदारी अब यहाँ से एफआईएस जो है वो ओके। लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये श्रीकांत सर का मानना है। लेकिन सर आपने एक समस्या का जिक्र तो अभी किया कि अर्निंग्स जो है नतीजे हमारे उतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से जो है एक नाराज़गी रही एफआईएस की। दूसरी चिंता सर लगातार जो है वो ट्रंप साहब की ताजपोशी के बाद निकल करके आई। कई सारे टैरिफ और तमाम चीज़ें को लेकर के काफ़ी कुछ पानी गुजर चुका है। अब सवाल ये कि अब जिस तरीके से बातचीत चल रही है, नवंबर में बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि हो सकता है कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे टैरिफ को लेकर के। इन सब के बीच में चाइना के ऊपर पहले बात कही गई, फिर उस पर थोड़ी सी अभी भी अनक्लैरिटी है। आपकी क्या मतलब समझ है, क्या ये जो चिंता यूएस से लगातार बन के आ रही है, क्या वो नए साल भी जारी रहेगी या वहाँ पे अब लोग नज़रअंदाज करेंगे? आपकी टिप्पणी क्या है सर, ये यूएस से जो चिंताएं आ रही थी बार बार? तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी जो एक टेंशन बना हुआ है वो टेंशन और कम हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि रशिया से जो हम ऑयल ले रहे थे, जो प्रोमिनेंट न्यूज़ पेपर्स है या न्यूज़ एजेंसीज है, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही है कि इंडिया इन कंपनी से यानी कि रशिया की कंपनी से ऑयल लेने की जो एक उसने जो ट्रेंड जारी रखा था उसे वो बंद कर सकता है। और ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इसी वजह से ट्रम्प अटके हुए थे। और अभी ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर ये बात अगर जैसे आने वाले दिनों में अगर ये सबूतों के साथ अगर पुख्त होती है कि यस रशियन ऑयल हमने लेने से अभी राइट नाउ इनकार कर दिया है, अगर ऐसी कुछ न्यूज़ अगर आती है तो मुझे लगता है कि टैरिफ फ्रंट पे और अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि 50% टैरिफ ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं ट्रम्प साहब। तो यहाँ से और बढ़ने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कटौती डेफिनेटली आते हुए दिखेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है वो मामला सुलझने की कगार पे है और आने वाले कुछ दिनों में या कुछ में भी हफ्तों में हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उसका टेंशन कम हुआ है और उसी वजह से भी मार्केट में एक हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। चलिए, तो दो तीन चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। एक तो एफआईएस की वापसी हो सकती है, टैरिफ के घटने की उम्मीद श्रीकांत सर को दिखाई दे रही है। यूएस से जो लगातार टेंशन बनी हुई थी उसमें भी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव आती हुई दिखाई दे सकती हैं इस साल। सर, काफ़ी हद तक हमने आरबीआई की तरफ से काफ़ी रेट कट भी हो गया, जीएसटी कट भी हो गया। डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या और कोई कदम उठाए जाने की उम्मीद है क्या वहाँ से? उसके बाद सेक्टर पे बात करेंगे। वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, और रेट कट की या आरबीआई की तरफ से कुछ कदम या गवर्नमेंट की तरफ से कदम कोई उठाए जाने की आपको उम्मीद है? आपको लगता है काफ़ी सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, अब वो गुंजाइश थोड़ी कम बचती है? नहीं, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे इन्फ्लेशन का ट्रेंड बना हुआ है और इस बार के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे और इस बार का जो मॉनसून रहा है, बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो जो 1.5% दिख रहा है हमें, वो शायद 2% के करीब रहेगा, लेकिन एक लोअर लेवल्स पे रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जहां पे इकोनॉमी को और थोड़ा बढ़ावा देना है, सपोर्ट करना है, तो वहां पे हमें लगता है कि आरबीआई यहां से और 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आने वाले पॉलिसीज में ला सकती है। तो 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनी हुई है। और मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा अगर हम 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आने वाले कुछ एक या दो पॉलिसीज में देखते हैं तो। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा फिजिकल लेवल पे यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये पर्टिकुलर लेवल्स पे भी हमें लगता है कि थोड़ा और
डेवलपमेंट या रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट इन चीज़ों पे भी ध्यान रखेगी। कंजम्पशन बढ़ाया है तो अभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस बढ़ेगा। और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि जो अपनी करेंसी है जो इतने दिनों से वीक हो रही थी, वहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ लगाम लगा हुआ है। तो करेंसी अगर अपनी इसी रेंज में अगर रहती है, 89 और 87 के रेंज में अगर रहती है, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव बन सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा फोकस बना हुआ है और आने वाले दिनों में हमें उसके पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिलेंगे। हम्म। रुपए में स्थिरता, आरबीआई की तरफ से रेट कट, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक फ्रंट पे आती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब चलिए एक एक सेक्टर पे बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी लोग जो हमारे दर्शक हैं उनका फोकस शेयरों पे और सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। शुरुआत करना चाहेंगे सर, अभी हमने नतीजे देखे आईटी कंपनियों के, तो आईटी से ही शुरुआत करना चाहेंगे। क्या उम्मीदें हैं सर, आईटी से कुछ उम्मीदें रखी भी जाए कि नहीं? दो तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी बीट एंड डाउन है, अपॉर्चुनिटी अब तलाशनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं अभी अनसर्टेनिटी है, आईटी को अवॉइड करना चाहिए। टीसीएस के रिजल्ट्स देख लिए, इन्फोसिस के रिजल्ट, टीसीएस और इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट जो है, अगर हम देखें टीसीएस तभी ठीक था, इन्फोसिस में मिला जुली प्रतिक्रिया है, न्यूट्रल एक तरीके से कह सकते हैं। विप्रो ने थोड़ा सा निराश किया। इन नतीजों के बाद कुछ आईटी पे राय पक्की बन रही है या अभी भी मन में आशंकाएं चिंताएं हैं सर? नहीं, बिल्कुल विपुल जी, अभी भी हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है वो अभी भी स्टेबल हुआ नहीं है। और ये स्टेबल ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट की जो दरें हैं वो अभी भी काफ़ी हायर लेवल्स पे है। अगर यूएस में एक अच्छा रेट कट अगर आ जाता है, अभी मिस्टर पोवेल ने बताया है कि वो आने वाली पॉलिसी में भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे। बट चूंकि वहाँ पे टैरिफ की बातें चल रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है और इसी वजह से उन्हें रेट काटने के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसी वजह से वो रेट नहीं काट रहे हैं। बट अगर वो वहाँ पे अगर यूएस में अगर एग्रेसिव रेट कट अगर कर लेते हैं, तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें हमारे आईटी पे देखने मिलेगा। बिकॉज हमारी आईटी कंपनीज उनके बैंक कंपनीज को बड़ा सर्विस करती है। और अगर ये रेट कट अगर आता है यूएस में, तो उनके पास एक फ्री की इनकम जनरेट होगी जिसका वो यूज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे आईटी कंपनीज के लिए मुनाफा कमाने के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक यूएस में एग्रेसिव रेट कट नहीं आते हैं, तब तक यहाँ पे आईटी कंपनीज में तेजी एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। यस, अगर हमारे आईटी कंपनीज आके कुछ एआई के बारे में बात कर लेते हैं या कुछ एक्विजिशंस कर लेते हैं, तो उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट देखने मिलेगा। लेकिन अभी तक ये सब मिसिंग है। नंबर्स के बेसिस पे और गाइडेंस के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आशंकाएं बनी है और आपको काफी सिलेक्टिवली इस पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना है। ठीक, तो ये बात आईटी को लेकर के निकल के आती है सर। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्योंकि आईटी पे काफ़ी लोगों की पोजीशन है, तो आईटी पे जिनके पास है वो होल्ड भी करें या फिर एक बार के लिए अगर नुकसान हो रहा है तो बुक करके निकल जाना चाहिए? मतलब मन में दुविधाएं तो हैं, लेकिन क्या करें? मतलब उन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी वक्त आईटी सेक्टर ने ले लिया है, तो अभी इन लेवल्स पे ये पर्टिकुलर सेक्टर में से अपने एक्सपोजर को आप डेफिनेटली 25% या 50% कम कर सकते हैं। लेकिन पूरा इसे ज़ीरो करना मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है। तो बिल्कुल कुछ एक स्टॉक्स को, जैसे कि अगर आपके पास अगर विप्रो भी है, इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी अगर है, तो आप तीन में से किसी एक स्टॉक को रखें। मैं कहूँगा कि आप इन्फोसिस या टीसीएस को रखें और बाकी दो स्टॉक्स को आप बेच सकते हो। अगर आपके पास मिड कैप स्टॉक्स अगर पड़े हुए हैं, तो मिड कैप में हमें कोफोर्ज पसंद है तो आप कोफोर्ज रख सकते हो, बाकी स्टॉक्स को बेच सकते हो। तो ऐसे कुछ अगर आपकी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। ठीक, तो अगर आपके पास कई सारे आईटी स्टॉक्स हैं तो आप इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज जैसे शेयरों को अभी होल्ड कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही। चलिए आईटी के बाद जरा बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर के। तो जो जो सेक्टर्स हम बात करेंगे सर, मैं आखिर में ये जरूर पूछूंगा कि अगर यहाँ पर कोई अगर आपके पसंदीदा शेयर हों तो हम चाहेंगे कि लोग ऐड करता रहें। तो पीएसयू बैंक से शुरू करना चाहेंगे सर। काफ़ी लंबे अरसे बाद, करीब एक साल के बाद कह सकते हैं, सवा साल के बाद अब रिकवरी थोड़ी जान आती हुई दिखाई दे रही है। कैनरा बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यूको बैंक में रिकवरी आई, साउथ इंडियन बैंक, ये जो छोटे छोटे मिड कैप बैंक थे उनमें अच्छे चले। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थोड़ी सी रिकवरी आई है। पीएसयू बैंक्स को लेकर के आपका व्यू क्या है और क्या यहाँ पे अभी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस
देखने को मिल सकती है क्या? आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि कंसोलिडेशन की भी बात हो रही है, आगे चल करके मर्जर की भी बात हो रही है कि दो चार बैंक ही रहेंगे। आपकी टिप्पणी क्या है इस सेक्टर को लेकर के? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक का भी जो क्षेत्र है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनके जो वैल्यूएशंस है वो रिलेटिवली प्राइवेट बैंक्स कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ते हैं। हमेशा इन्हें जो वैल्यूएशंस थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन इस बार का ट्रेंड हमें लगता है चेंज हो चुका है। इस बार के उनके अर्निंग्स, असेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी उन्होंने दिखाई है, और इसी वजह से मुझे लगता है एज कम्पेयर टू प्राइस टू बुक वैल्यू हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फोकस करना है तो मैं कहूँगा कि जो दिग्गज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी भी अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। इसकी फेयर वैल्यू लगभग 1020 के करीब की है। स्टॉक करंटली चल रहा है 880 के करीब। तो 10 से 12% की तेज़ी तो काफ़ी क्लियरली समझ में आती है, इसे खरीदना चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है कि कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंक अभी अपने वैल्यूएशन यानी कि फेयर वैल्यू के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस बार के इनके नंबर्स हमें लगता है कि और उत्साहजनक रहेंगे और अपग्रेड्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, और कोई करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में आप डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स को खरीद के चल सकते हैं। ठीक सर, तो ये एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक ये अच्छे लग रहे हैं। पीएसयू बैंक्स की वैल्यूएशन अभी फ़िलहाल के लिए प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा बेहतर जो है दिखाई दे रही है। चलिए, पीएसयू बैंक्स के बाद अब ज़रा बात कर लेते हैं अगले सेक्टर को लेकर के। और अगला सेक्टर सर जो काफ़ी चला, काफ़ी हर बार आप जब से आते हैं तो आपसे बात भी करते हैं, वो है डिफेंस। और क्योंकि हमारे पास रिटेलर्स से जो डेली का कम्युनिकेशन है उसमें इतनी क्वेरीज और मतलब जब लगता है कि अब ये ठंडा पड़ रहा है, कोई ना कोई खबर आ जाती है, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अभी क्या करें सर? क्या महंगे हैं, सस्ते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अब चूँकि अगला बड़ा इवेंट जो होगा वो बजट होगा, तो क्या उम्मीदें हैं सर डिफेंस को लेकर के? फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा एकदम से एक रिकवरी आई बीच में, बीएल से लेकर के एचएल से लेकर सब में। अभी क्या करना चाहिए, और क्या यहाँ पर कोई आपके पसंदीदा शेयर हैं, और डिफेंस रक्षा क्षेत्र को लेकर के राय क्या है सर आपकी? तो देखिए, वैसे डिफेंस सेक्टर हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये सभी स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर यहाँ से अगर एक लंबी अवधि का नज़रिया अगर हम लेते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया मेरे बोलने का मतलब ये है कि 12 से 24 महीने का अगर मैं नज़रिया लेता हूँ, क्यों? क्योंकि इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो अगर मैं 12 महीने की अगर बात करूँगा तो अभी इन सभी स्टॉक्स में बिकवाली करके चलना चाहिए, ऐसा उसका नतीजा, ऐसे उसके यानी कि इम्प्लीकेशंस आते हैं। बट अगर मैं 12 से 24 महीने का अगर नज़रिया लेता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गुंजाइश डेफिनेटली है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। ओवरऑल इस सेक्टर में अगर आप देखें तो हर एक कंपनी की अपनी खुद की एक मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, खुद की अपनी मोनोपोली है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस अलग है, एचएएल का बिजनेस अलग है, भारत डायनामिक्स का बिजनेस अलग है, और मझगांव डॉक का भी बिजनेस अपने इस तरह से अलग है। तो मुझे यही लग रहा है कि इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी अट्रैक्शन है। और मुझे लगता है कि अगर आप इनमें से किसी एक या दो स्टॉक को चुन के अगर आप इसमें, ये पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो फायदेमंद रहेगा। अगर आप इसके ईटीएफ को लेते हो तो मुझे लगता है और भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हो। और सेक्टर में आपने देखा ही होगा कि बहुत वॉलेटाइल और वॉलेटिलिटी हमें देखने मिलती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक लंबी अवधि का नज़रिया बिल्कुल रखें, और इनमें से कोई ना कोई स्टॉक में आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहिए। ठीक है, आपने कई सारे नाम लिए सर, तो बीएल, बीडीएल, एचएल, ये और आपने बोला मझगांव, इनमें से किसी एक दो शेयर में पैसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये फिलहाल के लिए डिफेंस को लेकर के राय निकल करके आ रही है, लेकिन नज़रिया 1 से 2 साल का कम से कम रखने की बात भी कही जा रही है। सर ये अभी और कितना पेन बाकी है सर रेलवे स्टॉक्स में? मतलब वहाँ कोई रिकवरी की उम्मीद है? बजट से कुछ उम्मीदें हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही डिफेंस में तो तब भी थोड़ा बहुत चौके छक्के लगते रहते हैं, बीच बीच में ट्रेडर्स को भी मौका मिलता है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया वो समय समय पे अपना प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है। रेलवे में ऐसा नहीं हुआ। जो लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं बहुत टाइम से सवाल कर रहे हैं हमारे पास। अभी क्या करें सर? वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर अपना नुकसान बुक कर लें एक बार के लिए? तो देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे में भी आने वाले कुछ महीनों में, सालों में हमें तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन अगेन उसमें भी वक्त लगेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगेन
इनमें जो ऑर्डर फ्लो है वो एज कंपेयर टू डिफेंस काफ़ी कम है। और अगर ओवरऑल अगर हम इन लेवल्स पे, अगर मैं किसी दो सेक्टर्स में अगर किसी एक सेक्टर को चुनना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली मुझे डिफेंस के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। एज अ गवर्नमेंट मैं बोल रहा हूँ, रेलवे मेरे लिए हमेशा ही सेकेंडरी रहेगी। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि रेलवे एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। कई सारी कंपनीज एक दूसरे में कंपटीशन कर रही है, जिसकी वजह से भी इसमें जो इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न्स आने की जो एक अपेक्षाएं रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इंटरनली एक कंपटीशन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लगभग 12 से 24 महीने का नज़रिया रखिए, एक या दो कंपनीज को चुनिए और उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके चलिए। ब्रॉड बेस खरीदने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त निकल चुका है, ऑलरेडी पहले हो चुका है। एक ब्रॉड बेस तेज़ी हमने देखी थी, अभी हमें नहीं लगता कि एक ब्रॉड बेस तेज़ी हमें देखने मिलेगी। अभी हमें लगता है कि काफ़ी सिलेक्टिव तेज़ी बनेगी। और सिलेक्टिव तेज़ी में अगर आपको कोई एक या दो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो मैं कहूँगा आरबीएनएल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। मल्टीपल ऑर्डर्स भी विन करता है और मल्टीपल बिजनेसेस रेलवे के जो है वो इसके अंडर आते हैं। तो आरबीएनएल एक ये एक आप ध्यान में रख सकते हो। इसके साथ साथ एक फाइनेंस कंपनी ले सकते हैं, वो है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी, इरेडा, आइदर और कोई भी एक चूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो एक ब्रॉड लाइन सेक्टर्स की बात करूंगा, तो वहाँ पे हमें आरबीएनएल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। चलिए, ये बात हो गई रेलवे को लेकर के। सर, एक सेक्टर और काफ़ी चर्चाओं में रहा, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, और उसमें सब अक्रॉस द बोर्ड अगर हम सबको एक ही बास्केट में ले आएँ, क्योंकि एक साथ तुलना करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, कुछ एक जो बीएससी ऐसी कंपनियां भी हैं, सीडीएसएल जैसे भी हैं, सब अलग अलग सेक्टर है अपने आप में। लेकिन अगर हम सबको कैपिटल मार्केट में समेट करके अगर आपसे प्रश्न पूछें कि ये थीम, ये सेक्टर कैसा लग रहा है, अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए, एक बयान आया सेबी चीफ की तरफ से, उसके बाद बीएससी में बड़ी गिरावट भी रही, लेकिन उसके बाद उतनी तेज़ी से रिकवरी भी आ गई। क्या उम्मीदें हैं आपको इस सेक्टर को लेकर के, और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? बीएससी हो, सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, एंजल वन है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आपकी टिप्पणी क्या है सर? बिल्कुल। तो विपुल जी देखिए, यहाँ पे ये जो सेक्टर है वो विविधतापूर्ण सेक्टर है। कई सारे कंपनीज, जैसे आपने कहा कि अलग अलग अपने अपने बिजनेसेस है। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा जो मार्केट है, या तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो स्ट्रक्चरल बुल रन में है। आने वाले कम से कम 2 से 3 साल का अगर आप व्यू लेते हो, तो हमें लगता है कि हमारी मार्केट की साइज और बढ़ते हुए दिखेगी। कई सारे कॉरपोरेट्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र है, बीएफएसआई है, वो काफ़ी स्टेबल है। एनपीएस जीपीए की जो बात हम करते हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ चुका है। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ा शॉक यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें लगता है कि यस, अर्निंग्स के पीछे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी बढ़त हमें देखने मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये एक लॉन्ग रन में मार्केट में अच्छा बुलिश एनवायरनमेंट बनते जा रहा है, जिसका बेनिफिट ये पूरे सेक्टर को मिलेगा। और जैसे आपने कहा, यस, हमें लगता है कि एएमसी रिलेटेड जो बिजनेसेस है, वहाँ पे हमें और भी तेजी देखने मिलेगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो एक ट्रेंड बना हुआ है, वो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी एक मैं कहूँगा कि उत्साहजनक एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो एएमसी रिलेटेड जो कंपनीज है, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, यहाँ पे हमें लगता है कि निवेश करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ एक्सचेंजेस में अगर देखा जाए, तो जो लिस्टेड एक्सचेंज है बीएससी, वहाँ पे भी हमें लगता है कि और भी तेज़ी के मौके मिल सकते हैं। ठीक सर। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं सर, और थोड़ी सी बात उस सेक्टर की करते हैं जिस पर काफ़ी सारी बातें जब जीएसटी कट हुआ था तो देखने को मिली थी, कंजम्पशन स्टोरी, और ख़ास तौर से सबका फोकस ऑटो पे था। ऑटो से क्या उम्मीदें हैं, और ऑटो में कुछ पसंदीदा है क्या आपका? ऑटो में अभी कितनी रफ्तार बाकी, क्योंकि टाटा को लेकर के कई सारी चिंताएं आ गई एक साथ। टाटा का डिमर्जर भी हो रहा है, ग्रुप के ऊपर के अंदर जो चिंताएं थी उसका असर ऐसा हुआ कि शेयर नहीं चला, फिर जेएलआर का इशू आ गया, बहुत कुछ घटा टाटा के अंदर। लेकिन हुंडई में एक बीच में अच्छी रैली देखने को मिली, मारुति में अच्छी रैली देखने को मिली। क्या ये इनकी वैल्यूएशन अब थोड़ी महंगी लग रही है आपको? ऑटो से क्या एक्सपेक्टेशन है, और इस सेक्टर में कुछ आपके पसंदीदा शेयर हो तो? देखिए, वैसे नियर टर्म में तो बिल्कुल ऑटो क्षेत्र में हमने अच्छी तेजी देखी।
और नियर टर्म में हमें लग रहा है कि इनके वैल्यूएशंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, अपने फेयर वैल्यू के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। जो भी जीएसटी का एक इम्पैक्ट आना चाहिए था, इफेक्ट आना चाहिए था, वो ऑलरेडी आ चुका है। अभी मुझे लगता है कि इसके बाद का जो ट्रेंड बनेगा वो एट्थ पे कमीशन के बेसिस पे बन सकता है, क्योंकि तब क्या होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सैलरी बढ़ेगी, जिसका भी पॉजिटिव इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ऑटो कंपनीज को होता है। तो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, इन सभी को बेनिफिट आने वाले कुछ महीनों तक होते रहेगा। लेकिन आपको काफ़ी सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम यही है कि ये जो कंपनीज है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, और यहाँ से जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस होता है वो कम से कम 15 से 20% का हमेशा बना रहता है। तो अपसाइड काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल अपसाइड डेफिनेटली ये क्षेत्र में बनी है। तो आप सबसे पहले अगर फोकस करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर फोकस करें, और इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर फोकस करना है तो मैं कहूँगा कि मारुति में फोकस करें, लेकिन कोई करेक्शन आने दीजिए। उस करेक्शन में आप पर्टिकुलर मारुति को ले सकते हो, लेकिन करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीदा जा सकता है। ऑटो सेक्टर में एमएनएम और मारुति में निवेश की सलाह है, लेकिन मारुति जो है वो थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, करंट लेवल पे नहीं, थोड़ी सी गिरावट आ जाए, उसके बाद आप निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बात हो गई ऑटो को लेकर के। ऑटो इंसलरी पे भी कुछ फोकस करना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करें सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि जीएसटी का बेनिफिट ऑटो एंसिलरी को मिल चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर होगा। ठीक है सर। चलिए, तो ये बात हो गई, ऑटो इंसलरी को अवॉइड करने की बात हो गई। इसके अलावा सर कुछ एक न्यू बिजनेसेस हैं, जैसे कि मतलब न्यू बिजनेस तो नहीं कहेंगे, कुछ एक यूनिक बिजनेस यहाँ एक या दो कंपनियाँ हैं, जैसे पोर्ट कारोबार है। पोर्ट कारोबार में अगर हम देखें, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के अभी हमने नतीजे देखे, बहुत अच्छे नहीं रहे। यहाँ पर दो ही कंपनियाँ हैं, अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इस सेगमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी कुछ दुनिया भर में चलता रहा, कई जगहों पे कारोबार बाधित भी हुए, काफ़ी असर भी देखने को मिला। इस सेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी? और यहाँ पर अगर इन दो कंपनियों में से चुनना हो तो आप कैसे चुनेंगे? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स यहाँ पे और भी तेजी के मौके बन सकते हैं, यहाँ पे और भी रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऑल टाइम हाइज थे 1450 के करीब के, अभी ये स्टॉक 1450 के करीब आ चुका है, लेकिन काफ़ी वक्त भी लिया है। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते हुए 1800 से लेकर 1900 जो इसकी फेयर वैल्यू है उसके करीब जा सकता है। और ओवरऑल भी अगर इस बिजनेस को देखें तो इट इज़ एज गुड एज काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है। तो इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ा थ्रेट एक्सपेक्टेड नहीं है, और ग्रुप के लिए जो न्यूज़ फ्लो थे वो भी कई हद तक सेटल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, सॉरी, इस पर्टिकुलर ग्रुप में और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी थोड़ी और री रेटिंग बन सकती है। तो अदानी पोर्ट्स हमारे लिस्ट में बाय का कैंडिडेट है, और इसे भी खरीद के चलना चाहिए। अदानी पोर्ट बाय का कैंडिडेट है, इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। इसके अलावा सर अगर हम एक और थीम को, न्यू एज जो कंपनियां रहीं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत लोगों ने अपने रिजल्ट को जो है इम्प्रूव किया है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? यहाँ पर कोई कंपनी रडार पे है क्या? पेटीएम है, नाइका है, और भी न्यू एज कंपनियाँ बहुत सारी आई, के फिनटेक में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। इन यहाँ पे कहीं पे किसी पे आपकी निगाहें रही हों या फिर अभी अवॉइड करना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, कंजम्पशन ट्रेंड बदल चुका है, और इसी वजह से यहाँ पे भी जो कंपनीज है वहाँ पे सबसे जो कोर पार्ट है वो चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोकस बनता है इस पर्टिकुलर बिजनेस पे, वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज कि ये न्यू एज कंपनीज है, ई कॉमर्स बिजनेस में है या डिजिटल बिजनेस में है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये नए नए बिजनेसेस में एंटर हो सकते हैं, नए नए कंजम्पशन ट्रेंड को अपना सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम है वो और भी बढ़ सकती है। जी। तो करंटली ये सभी कंपनीज काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, लेकिन इनमें से किसी एक कंपनी को चुनना है तो मैं कहूँगा कि हमें जोमैटो, इटर्नल करके जो लिस्टेड कंपनी है, उसे हमें लगता है कि हमारे ट्रैक पे रखना ज़रूरी है। यहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, हमें लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू 400 के करीब की है, तो करंट लेवल से इसे खरीद के चलना चाहिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि लॉजिस्टिक बिजनेस में एक कंपनी है जो डिजिटली काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, और वो है डिलीवरी लिमिटेड। सो डिलीवरी को भी आप आपके फोकस लिस्ट में रख के चल सकते हैं।
चलिए, तो ज़ोमैटो में 400 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। डिलीवरी भी अपनी शॉपिंग लिस्ट में आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये वो तमाम बास्केट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो आप 1 साल 1.5 साल के बाद जब अगली दिवाली पे श्रीकांत सर के साथ बैठेंगे तो फिर उसके बाद इन पर चर्चा करेंगे, इन शेयरों पे कहाँ पे मतलब कितना रिटर्न मिला। तो ये आप लोग नोट डाउन करते रहिए और हम भी इसीलिए नोट करके ऑन एयर भी दिखा रहे हैं ताकि अगर आपने मिस कर दिया या बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो देखते रहें आप लोग। तो सर ये बात हो गई ज़ोमैटो को लेकर के। यहाँ पर हमने देखा काफ़ी शानदार मूव। सर फर्टिलाइज़र केमिकल में कहीं कुछ है क्या, कुछ संभावनाएं, कोई ऐसी कंपनी या कहीं पे कुछ मौके तलाशने की, या फिर इस सेक्टर को अभी छोड़ के चलें अगर एक बास्केट अगर हम तैयार कर रहे हैं तो? नहीं, मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर वैसे काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली और भी कौन सी पॉलिसीज या रिफॉर्म्स आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और उसी के बाद हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को और फोकस कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मैं कहूँगा कि इसे अवॉइड करें। अभी दूरी बना करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सभी के लिए। फर्टिलाइज़र को लेकर के ये राय निकल करके आती हुई। इसके अलावा सर अभी आपको क्या लगता है, जो कंजम्पशन थीम की हम लोग बात करते हैं, एक तो हमने ऑटो पे बात कर ली, ज़ोमैटो जैसे शेयरों पे बात कर ली, ऑटो पे बात कर ली, और वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस कंजम्पशन थीम के अंदर आ रही हैं? क्योंकि कई बार लोग इस थीम में प्ले तो करना चाह रहे हैं लेकिन सही स्टॉक्स कहाँ से चुने वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ऑटो चुने, बैंक को भी फ़ायदा मिल रहा है, होटल को भी फ़ायदा मिल रहा है, एयरलाइन को भी फ़ायदा मिल रहा है। इस थीम को प्ले करने के लिए और कोई अगर 1-2 कंपनियां हों जिसमें हम कंजम्पशन स्टोरी का फ़ायदा उठा सकें, तो अगर कुछ नाम हो आपके जहन में तो आप ले सकते हैं सर। तो देखिए, यहाँ पे वैसे जो इन एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रहती है, जिसमें एम्बर एंटरप्राइज है, जो ईएमएस में भी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसे भी इसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि अभी भी एसी का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो इंडिया में बहुत ही कम है, और मुझे लगता है कि एम्बर एंटरप्राइज एक सही दिशा में अपना काम कर रही है। तो करंट लेवल से एम्बर एंटरप्राइजेस को खरीदा जा सकता है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी के मौके बनेंगे, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल और टूरिज्म पे भी हमें फोकस करना है क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम रिटेलर्स के हाथ में आ रही है, उसका कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भी होने वाला है। तो इंडियन होटल्स हमें अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ इंडिगो एविएशन एयरलाइन से। तो इंडिगो, इंडियन होटल्स, एम्बर एंटरप्राइजेस, मुझे लगता है कि ये गिने चुने स्टॉक है कि जहाँ पे आप बिल्कुल हम अपनी नज़र बनाए रख सकते हो। करेक्शन में इन कंपनीज में खरीदारी कीजिए, आपके जो रिटर्न्स है उसमें आप अल्फा जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल। एक सेक्टर रह गया सर, क्योंकि बहुत सारी नाम आते हैं, जैसे मॉसचिप का नाम आ गया, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहीं जो कि सेमीकंडक्टर के नाम पे इस साल में हमने अच्छा रिटर्न आते हुए दिखाई दिया है वहाँ पे। इस तरह की कोई थीम पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उस पर आगे चल के बात करनी चाहिए, या ये जो नई नई थीम्स आ रही हैं बीच बीच में, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर? नहीं, देखिए, इंडिया के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्री मैच्योर है। हमें देखना पड़ेगा कि कंपनीज की ओवरऑल कैपेसिटी कैसी है और वो कैसे इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ अपने रिटर्न्स को जनरेट कर रही है। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इनिशियल फेज़ है। इस इनिशियल फेज़ में अगर हम कुछ गलतियां अगर कर बैठेंगे तो उसका काफ़ी बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये प्री मैच्योर लेवल है। थोड़ी कुछ और महीने जाने दीजिए, देखेंगे कि कौन सी कंपनीज उभर के आ रही है और किसके रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल है। ठीक सर। अच्छा सर, चूँकि हम अभी आज का धमाका शेयर तो आपके साथ अभी लेना बाकी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, समय की भी थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है जिस पर हम हो सकता है कवर ना कर पाएँ। लेकिन कुछ एक ऐसे शेयर जैसे रियल्टी रह गया, जैसे बीएफएसआई सेगमेंट रह गया, बैंकों पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कुछ एक ऐसे 2-4 शेयर ऐसे जो आपको अच्छे लग रहे हों, हमने उस सेक्टर को छोड़ दिया या बातचीत नहीं कर पाए। ओएमसीज हैं, क्रूड नीचे आता हुआ, तो ऐसे बहुत सारे एक एक सेक्टर को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर्स जो आपको अच्छे लग रहे हो, जो आपको लगता है कि अगले साल के लिए जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना, तो वो निश्चित रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपके दिमाग में, आपके जहन में होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे मुझे लगता है टेलीकॉम एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है। टेलीकॉम पे भी हमें फोकस करना है, और टेलीकॉम में हमें लगता है कि भारती एयरटेल के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो करंट लेवल्स पे क्रूड के दामों में लगातार हमने करेक्शन देखा है। तो करंट लेवल्स पे अगर डिविडेंड पेइंग के व्यू के साथ अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी के ऊपर फोकस करना है तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये दोनों कंपनीज में आप निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नज़रिया होना चाहिए
वो सिर्फ एंड सिर्फ डिविडेंड का होना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे फोकस करना है तो वो फार्मा सेक्टर है। और फार्मा में मुझे लगता है कि पिछले कई हफ्तों का, कई महीनों का एक कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ से अगर तेजी बनती है तो जो प्रोमिनेंट कंपनीज है जैसे कि सन फार्मा है, सिप्ला है, वहाँ पे तेजी बन सकती है। साथ ही साथ अगर टैरिफ के ऊपर कुछ क्लैरिटी अगर और बनती है तो हमें लगता है कि ये सेक्टर में और भी चार चांद लग सकते हैं। तो सन फार्मा के साथ साथ सिप्ला, और मुझे लगता है कि कई हद तक अगर तेजी रही तो शायद डॉक्टर एडी भी इसमें अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ठीक सर। चलिए अब जरा हम अपनी जो है यहाँ पर सन फार्मा, सिप्ला फार्मा में अच्छे लग रहे हैं, टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल, आरआईएल पे फोकस रखें, डिविडेंड के लिहाज से एचपीसीएल, बीपीसीएल जो है वो अच्छे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के साथ साथ अब कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है अब लेकर के आते हैं हमारा धमाका शेयर। तो श्रीकांत सर, दीपावली का मौका है, आपको, आपकी पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को आप कौन से वो 2 शेयर हैं जो रिकमेंड करना चाहेंगे, जो आपको लगता है अगली दिवाली तक उनके पोर्टफोलियो, उनके रिटर्न में जो है एक धमाका करते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल दिवाली का पर्व है और दिवाली के समय हमें लगता है कि जैसे आप बाकी शॉपिंग करते हो वैसे इक्विटी में भी शॉपिंग करना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कैगर बेसिस पे आप देख सकते हो। और अगर आप कैगर बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर इक्विटी के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले कई सालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि निफ्टी ने 12 से 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं विथ एफडी या बाकी किसी एसेट क्लास के साथ तो रिटर्न लगभग 5 से 10% के होते हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग के मैजिक को अगर फॉलो करते हो तो जहाँ पे भी आपको 12 से 15% के रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ पे आपके पैसे 2 गुना 3 गुना बहुत ही जल्द हो सकते हैं। तो इक्विटी को आप बिल्कुल फोकस में रखिए और इस पर्टिकुलर अच्छे मुहूर्त पे, यानी मुहूर्त दिन पे या मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे आप बिल्कुल कुछ शॉपिंग करके चले। कोई स्टॉक की अगर बात करनी हो तो मुझे लगता है 2 स्टॉक काफ़ी हमें अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर में और भी लॉन्चेस आते रहेंगे और भी डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। ईवी से रिलेटेड बहुत कुछ हमें नए आरएनडीज देखने मिलेंगी। और साथ ही साथ जैसे इस बार का मानसून अच्छा हुआ है तो ट्रैक्टर बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। तो इन सभी का अगर कॉम्बिनेशन अगर हम निकालते हैं तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है करंट लेवल से खरीद के या निवेश करके चलने के लिए। हमें लगता है 12 महीने का अगर आप नज़रिया रखते हो तो कम से कम 4000 की प्राइस तो हमें देखने मिल सकती है। करंटली ये स्टॉक 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं यानी कि यहाँ से 12 से 24 महीने की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस कंपनी में और भी बहुत सारे अपग्रेड्स आ सकते हैं। प्लस इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है और मैनेजमेंट की अगर आप क्वालिटी देखें तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे वॉच लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है और इस पर्टिकुलर पर्व पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि बीएफएसआई सेक्टर ये हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये कंसिस्टेंट रिटर्न देते रहेगा और यहाँ पे प्राइवेट प्लस पीएसयू हमें दोनों बैंकों में लगता है कि अच्छा रिटर्न बनते हुए नजर आएगा। लेकिन स्पेसिफिकली हमें लगता है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अभी करंटली चल रहा है 1400 के करीब। अभी अगर इसके ओवरऑल नतीजे देखें तो इसने पिछले 3 या 4 क्वार्टर में लगातार काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर इसके अलावा अगर इसके ओवरऑल रिटेल फेसिंग को और कमर्शियल फेसिंग के बिजनेस को देखें प्लस इसके एनपीएस को देखें तो वो कई हद तक उत्साहजनक है। तो हमें यही लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम खरीद के चल सकते हैं। 1400 के करीब है, 1700 के टारगेट्स नज़र आते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि इसमें भी आने वाले महीनों में, आने वाले क्वार्टर्स में हमें इसमें अपग्रेड्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये शेयर हैं यहाँ पर जिन पर नज़र रखी है। बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक 1700 के टारगेट यहाँ पर। इसके अलावा आपको खरीदारी की सलाह एमएनएम में ऑटो सेक्टर्स में दी गई है, इन पर आप रखिए नज़र। चलिए, तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए इतना है।
श्रीकांत सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आप शोभा बढ़ाई आपने कार्यक्रम में। आपको, आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर, आपके परिवार पर, पूरे देश पर, हम लोगों पर भी मेहरबान होती रहे सर। इसी शुभकामनाओं के साथ कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद विपुल जी। तो देखिए, डिस्क्लोजर की बात करें तो यस, इसमें से कई सारे स्टॉक्स हमने हमारे कंपनीज में, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज को, हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हुए हैं, तो उनके पास इनमें पोजीशन हो सकती है। मेरा निजी निवेश इन कंपनीज में नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और हैप्पी दिवाली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अभी दिवाली आनी बाकी है। आप लोगों के पास में जो भी दुविधा, शंकाएं, जो भी सवाल हैं, सोमवार को जो है बाज़ार खुला रहेगा। उस दिन तो हम लोग सुबह 10 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 1 बजे भी मिलेंगे। लेकिन मंगलवार को होनी है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी जुड़िए आप बोनस के साथ, और हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद रहेंगे, रचित खंडेलवाल जी, उनके साथ करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग। तो बने रहिए लगातार बोनस के साथ। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, और दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को तो आगे भी देते रहेंगे। मिलते हैं सोमवार को। फिलहाल के लिए नमस्कार।